हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो आज आपको हम 6 शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 6वां नंबर का अनुसूची है उसमें क्या बातें लिखी गई हैं, क्या डिमांड उठ रही है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। न्यू हज पॉलिसी क्या आई है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज आपको साइंस और टेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, और उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सही आंसर भी आपको वहीं पर रिप्लाई में मिल जाएगा। और आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हुए तो एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी। और सबसे आसान तरीका होता है टेलीग्राम। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा है तो टेलीग्राम से भी आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अच्छा, करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम पहले बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त के बारे में। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में ऑपरेशन दोस्त के बारे में सुना होगा। अब ऑपरेशन दोस्त क्या है? आप लोग ने न्यूज़ में देखा होगा कि टर्की और सीरिया में सीवियर अर्थक्वेक आया था और कंटिन्यूसली लाइन से अर्थक्वेक आते जा रहे हैं। और सबसे पहला जो अर्थक्वेक आया था वो 7.8 मैग्नीट्यूड का था, जिसके कारण काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे कोलैप्स हो गई। और अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली 15,000 प्लस लोगों की जान चली गई। तो भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन दोस्त। इसके ज़रिए भारत क्या करेगा? टर्की में मदद पहुंचा रहा है। मदद में क्या पहुंचा रहा है? तो मेडिकल सप्लाई, इसके अलावा रिलीफ मटेरियल, एनडीआरएफ की टीम को टर्की में भेजा है। और भारत ने अपना C-70 ग्लोब मास्टर को यूज़ किया है। इस एयरक्राफ्ट के ज़रिए टर्की में सामान भेजने का काम भारत कर रहा है। और कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ऑपरेशन दोस्त चल रहा है। ये जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट भेजा गया है, इसको कहाँ से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है? तो हिंडन एयरबेस से। और हिंडन एयरबेस में आपको बता दूं, ये लार्जेस्ट एयरबेस है एशिया का। इसके अलावा अब सीरिया में भी तो डिजास्टर हुए हैं, सीरिया में भी काफ़ी सारे लोगों की जान गई है। इसलिए भारत इनकी मदद के लिए C-130J एयरक्राफ्ट भेज रहा है, जिसमें यहाँ पे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे, इमरजेंसी मेडिसिन होंगी, ECG मशीन, ठीक है ना, और कुछ एसेंशियल जो गुड्स है वो यहाँ पर भेजे जाएंगे। तो ये है आपका ऑपरेशन दोस्त। अब यहाँ पर इतने ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं? टर्की में कौन सी फॉल्ट लाइन आती है, फॉल्ट लाइन क्या होती है, एपिसेंटर क्या होता है, और काफ़ी कुछ नया यहाँ पर आपको सीखने को मिल सकता है। आपको बस परचम वॉल्यूम 2 पर जाना है। और परचम वॉल्यूम 2 पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि क्यों टर्की इतना डिजास्टर प्रोन या फिर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, क्यों इतना अधिक मात्रा में भूकंप टर्की में आते हैं, एनातोलिया ब्लॉक क्या है। तो वो सारी बातें मैंने वहाँ पे कवर की हैं। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको यहाँ की जो लोकेशन है, यहाँ के जो फॉल्ट लाइन है, उसके बारे में सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन भी लिया है, तो उस प्रश्न को आप अटेंड भी कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर अभी तक आपने ईयर बुक के लिए अप्लाई नहीं किया है, अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं ईयर बुक की, तो आज 10 फरवरी है। 10 फरवरी तक आपके ऑर्डर्स लिए जा रहे थे। 15 फेब से जो है वो शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप भी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं ईयर बुक की, तो parchamstore.in पे विजिट करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। पहले हम कुछ पर्सन्स देखते हैं जो न्यूज़ में हैं, फिर बाकी घटनाओं को हम एक एक करके समझेंगे। आज से लगभग 6-7 महीने पहले आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि सलमान रश्दी जो है, रुश्दी, उनके ऊपर जो है वो अटैक हुआ था, है ना। और उनकी एक आई जो है, आई साइट भी चली गई है। ये बातें आपने पढ़ी होंगी। एक क्योंकि बहुत ही जाने माने राइटर हैं सलमान रश्दी, और इनकी नई नॉवल पब्लिश हुई है। इन्होंने नई नॉवल रिलीज़ की है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। तो याद रखेंगे, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सलमान रुश्दी के द्वारा एक बुक, एक नोवेल लॉन्च की गई है जिसका नाम है विक्टर सिटी। और इस नॉवल को पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश किया गया है। बेसिकली इसमें 14th सेंचुरी में किस तरीके से उस समय की महिलाओं ने जो पितृसत्तात्मक समाज थी उसके रूल को ख़त्म करते हुए अपने रूल की शुरुआत की थी। तो पूरा एक एपिक टेल, एक महाकाव्य की तरह एक स्टोरी इसमें लिखी है कि 14th सेंचुरी में किस तरीके से हमारी सोसाइटी थी, जिसमें मेल जो थे वो बहुत डोमिनेट करते थे, और किस तरीके से फिर वीमेन ने अपनी सत्ता को स्थापित किया था। अब जो सलमान रश्दी हैं, ये बुकर प्राइज़ अवॉर्डी भी हैं। इनको 1981 में बुकर प्राइज़ दिया था इनकी नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी नॉवल है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो सलमान रश्दी की नॉवल है। तो अभी कौन सी बुक लॉन्च की इन्होंने? विक्ट्री सिटी। चलिए
अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, एमआरएफ के चेयरमैन। आप लोग ने एमआरएफ टायर्स के बारे में सुना होगा ना, बिल्कुल उसी कंपनी के चेयरमैन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम है के.एम. मेनन। रिसीव द ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब इसको आत्मा मत पढ़ने लगना, ठीक है ना। ATMA का मतलब है एसोसिएशन एनुअल कॉन्क्लेव, ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एनुअल कॉन्क्लेव 2023, जो कि कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एमआरएफ के चेयरमैन के.एम. मेनन को मिला है। और उनको ये अवार्ड कौन प्रेजेंट कर रहा है, ये पर्सन भी बड़े इंपॉर्टेंट है जो अवार्ड दे रहे हैं। ये है मारुति सुजुकी के इंडिया के MD एंड CEO, जिनका नाम है हिसाशी टेकुशी, ठीक है। तो ये इन्हें अवार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं। ATMA का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के बारे में। बास्केटबॉल प्लेयर हैं, कहाँ के हैं, अमेरिका के। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, जिनका नाम है लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स बिकम NBA ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर। तो लेब्रॉन जेम्स जो है NBA मतलब NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बन गए हैं। इन्होंने 1984 में जो रिकॉर्ड करीम अब्दुल के द्वारा बनाया गया था, उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। तो याद रखेंगे, आपको डायरेक्टली सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि लेब्रॉन जेम्स जो न्यूज़ में थे वो किस कंट्री से, तो अमेरिका से हैं, किस गेम से हैं, तो बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है। तो ये कुछ पर्सन थे। आइए अब हम थोड़ी सी अपनी और कहानी को समझते हैं। ओके, आप सभी लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। उसमें एक पर्सन थे जिनका किरदार जो है वो आमिर खान ने निभाया था, वो है सोनम बांगचू। ये जो पिक्चर में दिख रहा है ये कौन है, ये सोनम बांगचू है। और ये 5 दिन के प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। अभी तो उनका प्रोटेस्ट एंड हो गया है। 5 दिन के इन्होंने अनाउंसमेंट की थी प्रोटेस्ट करने का लद्दाख में। क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बातें हैं, और अभी होम मिनिस्ट्री ने क्या फैसला लिया है, वो हमें डिस्कस करना है। और लद्दाख जो है वो क्यों 6 शेड्यूल में शामिल होने की डिमांड कर रहा है, वो हम देखेंगे। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि आखिरकार 6वीं अनुसूची है क्या, 6 नंबर का शेड्यूल क्या है जिसमें लद्दाख शामिल होना चाहता है। तो आप सभी को पता है 2019 से पहले जब तक 370 को नहीं हटाया गया था, तो ये पूरा का पूरा एरिया जम्मू एंड कश्मीर कहलाता था। और लद्दाख कोई अलग से यूनियन टेरिटरी नहीं थी, वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। जब 2019 में 370 को हटाया गया तो जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनी। पिछले 70 सालों से लद्दाख खुद के लिए यूनियन टेरिटरी की ऑलरेडी वो डिमांड कर रहा था। फाइनल 2019 में जाके उसकी डिमांड फुलफिल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी होती है वो आप सभी को पता है 2 प्रकार की यूनियन टेरिटरी होती है। जैसे कि एक दिल्ली है, दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं। वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर भी हमारी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब इलेक्शन होंगे, ठीक है। पर लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग है। लद्दाख में डायरेक्टली ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। यहाँ पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे कोई चुनाव का प्रोविजन नहीं है, कोई चुनाव नहीं होता। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखते हैं प्रोटेस्ट का कारण। तो यहाँ पर यह है सोनम बांगचू। इन्होंने 26 जनवरी को बोला था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे लद्दाख में 5 दिन का। और ये प्रोटेस्ट कहाँ पे किया जाना था, तो ये प्रोटेस्ट किया जाना था खारदुंगला पास में। और खारदुंगला पास की फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो गवर्नमेंट से इन्होंने प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांगी और गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। रीज़न ये था कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, क्लाइमेट कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो सोनम बांगचू की जान पे भी बन सकता था, इसलिए गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख में ही प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उनको एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। ये सारी बातें यहाँ पर सामने आई। अब ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि इनका ये कहना है कि लगातार क्लाइमेट जो कंडीशन है वो वर्स्ट होते जा रही है ना। लगातार क्लाइमेट का इफेक्ट इन ग्लेशियर्स पे भी पड़ता है। तो सरकार को यहाँ पर भी कुछ काम करना चाहिए। हमारा भी राइट है वोट करने का, या हमारा भी एक एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन हो जिसके लोगों को हम चुने और हमारी बातों को गवर्नर तक पहुंचाया जाए। मतलब एक इस तरीके से काउंसिल का यहाँ पर प्रोविज़न होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपने जो फंड भेजे, क्योंकि 6000 करोड़ रुपए का फंड लद्दाख में भेजा गया था, ठीक है।
लेकिन कोई भी डेवलपमेंट का काम यहाँ नहीं हुआ। आपने वादा किया था कि आप 12,000 नौकरियां देंगे, लेकिन वो नौकरियां भी यहाँ पे दी नहीं गई। तो इस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि 370 हटने के बाद भी उस तरीके से कोई डेवलपमेंट हमारे एरिया में नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में भी एक लोकल बॉडी हो जो हमारी समस्याओं को, हमारे लोगों को समझे और वो सेंट्रल तक या गवर्नर तक हमारी बातों को पहुंचाए। और इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमारा जो ट्राइब है, हमारा जो कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ हमको 6 नंबर के शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए, हमको 6वीं नंबर की अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। ये यहाँ के लोगों की डिमांड है। बात क्लियर है? तो ये सारे प्रोटेस्ट को और ये सारे डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया जो कि इंश्योर करेगी प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि इंश्योर क्या करेगी, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट। कहाँ पर? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। लद्दाख के लोगों के लिए इस कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि हमारा जो 6 नंबर का शेड्यूल है उसमें केवल नॉर्थ ईस्ट के केवल 4 राज्य उसमें शामिल है ना। बाकी सारे जो राज्य अगर उनको कोई स्पेशल स्टेटस दिया है तो वो 5th नंबर के शेड्यूल में शामिल है। तो लद्दाख को बहुत मुश्किल है कि हम 6वें नंबर की अनुसूची में शामिल कर पाएं। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। इसके अलावा यहाँ पर राज्यसभा में जब सारी बातें रखी जा रही थी तब यहाँ पर ये भी कहा गया कि 2019 में, इन सितंबर 2019, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द 6th शेड्यूल, नथिंग दैट द न्यू यूटी वॉज predominantly tribal and its distinct culture heritage needed preservations। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे की गई। अब गवर्नमेंट का स्टैंड मैंने आपको बता दिया कि वो अभी बिल्कुल इस बारे में नहीं सोच रहे कि 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लद्दाख इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल वुड बी डिफिकल्ट। ये बात यहाँ पे साफ तौर पे कही गई है। ये बात राज्यसभा में रिपोर्ट को पेश करते हुए कहा गया। ओके, अब 6 नंबर का शेड्यूल क्या है? तो 6वीं अनुसूची में आपको 4 राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलेगा। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा होती है और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इनको 6 नंबर के शेड्यूल में शामिल किया गया, जो कि आर्टिकल 244 में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 244 यहाँ पर ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न मतलब ADC बनाया जाता है और ये ADC के पास कुछ लेजिस्लेटिव और जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, राइट्स होते हैं, और गवर्नर जो होते हैं उनको ये सलाह दे सकती है। तो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कहलाती हैं। तो यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को 6 नंबर के शेड्यूल में शामिल किया गया है और असम भी चाहता है कि लद्दाख भी चाहता है कि इसको 6 नंबर के शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री लॉर्सन एंड टर्बो साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर मॉड्यूल ब्रिजेस। अब मॉड्यूलर ब्रिजेस के लिए यहाँ पे लॉर्सन एंड टर्बो मतलब जिसको हम LNT कहते हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में MOU साइन हुआ है। मॉड्यूलर ब्रिज क्या होते हैं? मॉड्यूलर ब्रिज मतलब आप प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट आप बोल सकते हैं कि पहले से तैयार है, जब जहाँ पे जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है उनको कैरियर के जरिए उन ब्रिजेस को वहाँ पे पहुँचाया जाए और असेंबल कर दिया जाए। इनको हम मॉड्यूलर ब्रिजेस कहते हैं। तो इंडियन आर्मी के लिए बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉर्सन एंड टर्बो के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, LNT के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके लिए 2584 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये जो मॉड्यूलर ब्रिजेस हैं इनको डेवलप और डिज़ाइन कौन करेगा? DRDO करेगा, जबकि इसको प्रोड्यूस करने का काम, इसके प्रोडक्शन का काम LNT के द्वारा किया जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है? अभी इंडियन आर्मी के पास क्या ब्रिजेस नहीं है? बिल्कुल इंडियन आर्मी के पास ब्रिजेस है, लेकिन वो मैनुअली कंस्ट्रक्ट होते हैं यूजिंग द मीडियम ग्रिडर ब्रिजेस, जिसको MGB कहते हैं, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए मॉड्यूलर ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है। ओके, तो मॉड्यूलर ब्रिजेस क्या होते हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये है नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी अनवील एडवांस ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है स्काई UTM। स्काई UTM क्या है? तो ये आपका ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। डायरेक्टली पहला क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि स्काई UTM क्या है, तो आंसर हो जाएगा ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको रिसेंटली नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्काई एयर के द्वारा इसे तैयार किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे नितिन गडकरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्काई UTM एक क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपके ड्रोन है ना, या फिर आपके दूसरे क्राफ्ट्स हैं जो मैन या अनमैन्ड है,
उनको एविएशन को मतलब उसके ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए बेसिकली स्काई यूटीएम सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इट इंटीग्रेट अनमैन्ड एयर ट्रैफिक विथ मैन्ड एविएशन एयर स्पेस। अब कोई ड्रोन चलाना चाहता है तो इस स्काई यूटीएम के ज़रिए वो ट्रैफिक को देख सकता है और अपने पाथ को, अपने रूट को भी प्लान कर सकता है कहाँ से उसको ड्रोन को जाना है। तो पूरे तरीके से एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ही आपका एक स्काई यूटीएम है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने पहले प्लान किया था कि 2030 तक जो पेट्रोल हमारा फ्यूल है उसमें हम 20% तक एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने टारगेट को रिड्यूस किया, मतलब इन्होंने कहा कि 2030 तक नहीं, हम 2025 तक हमारा टारगेट है कि 20% जो एथेनॉल है उसको ब्लेंड किया जाएगा किसमें, पेट्रोल में। ऐसा क्यों किया जाएगा? जिससे कार्बन एमिशन पहली चीज़ तो रिड्यूस हो, ठीक है, बेटर एयर क्वालिटी के लिए, इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। हम बहुत अधिक मात्रा में इंपोर्ट हम करते हैं पेट्रोल को, जिससे हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम पड़े, इसलिए टारगेट कुछ रखे गए थे। तो रिसेंटली जियो बीपी इंट्रोड्यूस E20 ब्लेंडेड पेट्रोल। तो जियो वीपी के द्वारा, मतलब जियो और ब्लेंडेड पेट्रोल ही लिखा है यहाँ पे, जियो ने लॉन्च किया है E20 पेट्रोल एंड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट फ्यूल रिटेलर इन इंडिया टू मेक E20 ब्लेंडेड पेट्रोल अवेलेबल। तो ये कंट्री का पहला रिटेलर बन गया है जिसने E20 ब्लेंडेड पेट्रोल अवेलेबल कराया है, जिसमें 20% एथेनॉल होगा और 80% आपका फॉसिल बेस्ड फ्यूल होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है आरबीआई टू लॉन्च QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। अब आरबीआई के द्वारा यहाँ पर देखेंगे QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन को लॉन्च किया गया है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो कॉइन है, आजकल तो कॉइन बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो कॉइन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे क्वांटिटी बहुत कम है। कई बार हमको कॉइन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो हम मांगते हैं या छुट्टे नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आरबीआई के द्वारा QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी पायलट बेसिस पे इसको लॉन्च किया जाएगा 12 सिटी पे और 19 अलग अलग लोकेशन में। इसमें क्या है, मान लेते हैं कि मुझे 50 रुपीज़ के कॉइन चाहिए हैं, तो पहले क्या होता था कि 50 रुपये का नोट आपको इंसर्ट करना होता था मशीन में, और फिर 50 रुपये के आपको जो भी आपको चाहिए है कि 5 रुपये के कॉइन, 10 रुपये के कॉइन, उसमें एंटर करने का ऑप्शन होता था और आपको वो कॉइन मिल जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होने लगी कि ये जो मशीन है इसमें 50 रुपये का अगर आप फेक नोट भी डालोगे तो इसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो पहचान कर सके कि आपके द्वारा डाला गया नोट सही है या नहीं है। तो फेक करेंसी भी यहाँ पर इकट्ठी होने लगी थी, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया आरबीआई ने, QR कोड बेस्ड। मतलब अगर मुझे 50 रुपये के कॉइन चाहिए तो मैं यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करूँगी और अपने UPI से पेमेंट कर दूँगी, ठीक है, या जो भी आपके पास ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है उससे आप पेमेंट करेंगे और आपको जो भी डिनोमिनेशन की करेंसी चाहिए, 2 रुपये के कॉइन, 10 रुपये के, 5 रुपये के, तो आप उसको एंटर करके उतने कॉइन आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया है किसने, आरबीआई ने। अभी केवल 12 सिटीज़ में इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कॉइनेज एक्ट 2011 के अंतर्गत केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो कॉइन को मिंट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिंट और डिज़ाइनिंग का काम केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम, उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके सप्लाई का जो काम आता है वो आरबीआई के अंदर आता है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, ठीक है। इतनी चीज़ें। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम मिंटिंग प्रेसेस के बारे में बात करें तो 4 मिंटिंग प्रेसेस हैं जहाँ पे कॉइन को मिंट किया जाता है। वो कहाँ कहाँ है, तो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और यूपी के नोएडा में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट इन गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट को तैयार किया गया और फिनलैंड की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए इसे तैयार किया गया है, जिससे टूरिज्म और आए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिस को लॉन्च किया गया है। और किस होटल ने इसको लॉन्च किया है, तो आप देख सकते हैं कोला हुई ग्रीन हाइट होटल जो है गुलमर्ग की, उनके द्वारा ये ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट को वैली में लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नई हज पॉलिसी के बारे में। तो हज कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो हमारे देश में अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो नोडल एजेंसी है, मतलब मेन बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नोडल एजेंसी है जो हमारे देश में कंडक्ट करती है
हज पिलग्रिम इन इंडिया, मतलब हज यात्रियों को हज भेजने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंदर किया जाता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है या फिर यहाँ पे देखेंगे हज कमेटी होती है। क्या होती है इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हज कमेटी होती है, हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के कंट्रोल में ही होती है। तो या तो ये हज यात्रियों के लिए यात्रा का प्रबंध या तो फिर ये करते हैं, या फिर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स जो कि मिनिस्ट्री के अंदर ही आते हैं, ये हज यात्री को भेजने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हज पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किया है। तो चेंजेस में पहली चीज़ तो जो लोग भी हज यात्रा के लिए जाना चाहते थे उनको एक फॉर्म फिल करना होता था और उस फॉर्म की कॉस्ट 300 रुपीज़ हुआ करती थी। तो यहाँ पे वो फॉर्म जो है वो फ्री कर दिया है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हज यात्रा के लिए जाना चाहता है और उस फॉर्म को फिल करना चाहता है तो यहाँ पे हज एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले 300 रुपये का था, अब इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, पहली चीज़। दूसरी बात, पहले 10 इम्बार्केशन पॉइंट्स थे, अब इसको बढ़ा के 25 कर दिया है। मतलब जहाँ से लोग चढ़ सकते हैं, लोडिंग जगह होती है जहाँ से पैसेंजर को चढ़ाया जाता है, तो 10 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 25 कर दिया गया है। ठीक है, पहली चीज़। अगली बात, यहाँ पर जो पैकेज होता है लगभग जो पैकेज 3 से 3.5 लाख होता है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है, किस स्टेट से वो पैसेंजर बिलोंग करते हैं। तो उसमें जो यात्रा का खर्चा है उसको 50,000 रुपये रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एजेंडा ये है कि हर एक मुस्लिम परिवार का व्यक्ति जो है वो हज यात्रा कर सके। इसलिए यहाँ पे 50,000 रुपये जो कि पैकेज का कॉस्ट होता है हज यात्रा के लिए, उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करने की बात की है, रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ नई पॉलिसी यहाँ पे बोली गई हैं। हज जो है वो एक रिलीजियस पिलग्रिम साइट है, होली सिटी है मक्का, सऊदी अरेबिया में। इसलिए सऊदी अरेबिया के साथ हमने MOU भी साइन किया है। सऊदी अरेबिया के साथ 2023 के हज के लिए हमने एक MOU भी साइन किया और इस एग्रीमेंट में टोटल 1,75,025 इंडियन हज यात्री को जो है वो हज यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और ये हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा मतलब रिकॉर्ड होगा, जिसमें इतने सारे पिलग्रिम, इतने सारे धार्मिक यात्री, तीर्थ यात्री हज यात्रा पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट G20 एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग। अब G20 की लगातार कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं, तो G20 की जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होनी है, वो कहाँ होनी है, बेंगलुरु में होनी है। इसकी शुरुआत हो चुकी है 9 फरवरी से 11 फरवरी तक। और इस मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको होस्ट कर रही है। इस मीटिंग के जो चेयरमैन हैं वो लीना नंदन है, जो कि सेक्रेटरी हैं। और यहाँ पर जो थीम है वो है लाइफ इज ना इम्पॉर्टेंट एंड क्रॉस कटिंग। लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, COP26 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन होगा, तो क्लाइमेट चेंज पे ऑब्वियसली डिस्कशन होगा। ठीक है, हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को और यूज़फुल बना सकते हैं, सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को इनरिच बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्टेशन के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये सारे मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट लॉन्च फैमिली ID पोर्टल। तो फैमिली ID पोर्टल, एक परिवार एक पहचान, इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। फैमिली ID, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, इसके ज़रिए हर एक व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और उसके पास एक यूनिक नंबर की ID हो जाएगी, जिसको हम फैमिली ID कहेंगे। और इस फैमिली ID का यूज़ वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में, दूसरे डॉक्यूमेंट को बनाने में कर सकता है। और ये बर्थ ID एज अ राशन कार्ड काम करेगी। जिनके पास राशन कार्ड है तो वो भी एक फैमिली ID की तरह कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, या फिर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिल पा रही, किसी स्कीम का फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो इस फैमिली ID के ज़रिए उन सभी लोगों तक पहुंच बनाना है जिनको स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ एक यूनिक डेटाबेस तैयार करना भी सरकार का उद्देश्य है, जिसके लिए एक फैमिली ID पोर्टल की लॉन्च उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा यही होगा कि इस ID को जनरेट होने के बाद जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत सभी लोगों को जो भी एलिजिबल है उनको फ्री और सब्सिडाइज राशन यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब 2 छोटी सी न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। पहली बात करते हैं अश्विनी वैष्णव। कौन है ये? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा डिजिटल पेमेंट उत्सव की शुरुआत की गई है, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, अक्रॉस द नेशन डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए डिजिटल पेमेंट उत्सव की शुरुआत किसने की है? अश्विनी वैष्णव ने की है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया लीडिंग फिनटेक मोबिक्विक
हैज़ बिकम द फर्स्ट फिनटेक एप्लीकेशन टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। तो रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई यहाँ पे सपोर्ट करने वाला पहला भारत का फिनटेक कौन बन गया है? मोबिक्विक बन गया है। अब अंत में बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहली बात, 23rd एडिशन काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत महाराष्ट्र में कहाँ पर हुई है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। ये एक आर्ट फेस्टिवल होता है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब मैंने आपको कल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में बताया था, तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। क्वेश्चन ये है कि इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? तो ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसरो ने किस आईआईटी के साथ एमओयू साइन किया है जिससे वो इंडियन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के जरिए जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा? आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज अनवील इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स? तो कौन सी पहली कंपनी है जिसने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश मिनिस्टर कौन है? नरसुल हामिद। इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि बांग्लादेश को गोदा पावर प्लांट से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी मार्च से। तो क्वेश्चन ये है कि गोदा पावर प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है? तो गोदा पावर प्लांट आपको झारखंड राज्य में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पहला क्वेश्चन है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा कौन सा एडिशन भारत रंग महोत्सव का शुरू किया जा रहा है 14 से लेकर 26 फेब तक? अलग अलग लोकेशन पे होगा, दिल्ली से शुरुआत होगी, केवड़िया में खत्म होगा। सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसको कंडक्ट कराता है जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव। कौन सा एडिशन इस साल आयोजित हो रहा है? 20, 21, 22 या 23? अगला क्वेश्चन है, अरॉन फिंच, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से। किस देश के खिलाड़ी हैं ये? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? सो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। सही आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।